सीधा अब तो कानून के जरिए सीधा अदालतों में जाके लड़कियां रिपोर्ट कर रही हैं और हम लोग स्वयं इस तरह के तमाम केसेस को देख चुके हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि 3-4 चीज़ों की तरफ देखने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि लड़की के फैसले को स्वीकार परिवार ने नहीं किया और वो लड़की बम्बई में थी और वहाँ से वो दिल्ली भाग के आई है उसके साथ और परिवार पिता तक को ये पता था कि ये इसके साथ हिंसा कर रहा है। दोस्तों को पता था कि वो हिंसा कर रहा है। लेकिन सब लोगों ने चूंकि उसने फैसला किया था इस लड़के के इस आदमी के साथ, दरिंदे के साथ रहने का, तो वो किसी ने भी आगे बढ़ करके ये नहीं कोशिश की कि कहीं रिपोर्ट करें, पुलिस में कहें या बाप ने उसको बचाने के लिए अपने घर वापस बुलाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो दूसरे धर्म के उसमें चली गई या दूसरी जाति की शादी में चली गई। जाति की शादियों में भी यही होता है, जो धर्म की शादी में हुआ, बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर अभी चिल्ला रहे हैं। दूसरी बात कि अगर वो बाहर निकलती है, अगर वो वहां से बाहर निकलती है, मैं आपको छोटा सा एक बहुत ही किस्सा बताऊंगी। मेरे पास एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस आया। वो लड़की रोती जा रही है और कुछ बता नहीं रही और कहीं कोई चोट नहीं लगी है। तो मैं उससे बहुत नाराज हुई और मैंने कहा कि तुम देखो, तुमको मदद चाहिए तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ और किस तरह से। बोल नहीं पा रही है। तो बोल ना पाने की जो उसकी परिस्थिति थी, वो इस वजह से भी है क्योंकि हमने लड़कियों को बोल पाना हम सिखाते ही नहीं है। वो अपने बारे में, अपने कष्ट के बारे में वो कहीं ना कहीं शेयर नहीं कर पाती। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमने वास्तव में उससे पूछा हुआ क्या, उसने कहा सबको कमरे से बाहर निकालिए। और जब उसने मुझे दिखाया कि जितनी जगह उसको उसके तमाम गुप्तांगों में सिगरेट के बट से जलाया गया था, तब मेरी रूह कांप गई कि ये क्या, ये कौन सी तरह की हिंसा। तो इस तरह की हिंसा जब होती है औरत पर तो वो किसी से कह नहीं पाती है। तो ये जो उसने कहा, उसने अपने दोस्त को बुलाया, बताया, पर कोई खड़ा नहीं हुआ। तो कोई सपोर्ट सिस्टम चारों तरफ नहीं है। और आपको मालूम है कानून का तो हाल आप देख ही रहे हैं, कानून बन गया पर इतनी कॉम्प्लिकेटेड, कौन उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर मिलेगा, कौन उसको, वो खैर कानून तक तो ये गई नहीं तो मैं वहां तक नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन कानून के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए कि इतनी संघर्ष के बाद डोमेस्टिक वायलेंस का कानून बना और आज उसकी क्या हालत है। कितनी लड़कियों को वो कानून आज मदद दे पा रहा है, कितनी लड़कियां वास्तव में इस तरह के रिश्तों से निकल करके जाके आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास हो तो भी हम क्या करें, पुलिस के पास जाएं। जी एक चीज पुलिस तो बताइए। सबसे पहले कहती है कि तुम ही जिम्मेदार हो। रंजना जी, आपने एक बीच में, रंजना जी आपने एक बीच में जिक्र किया जो बहुत ज़रूरी कि मैं इसी समय उस पर थोड़ी सी बात करूं आपसे, कि फैमिली सपोर्ट नहीं था क्योंकि वो एक इंटरफेथ में गई और फिर उसका सपोर्ट सिस्टम एक गया। ठीक है, लड़की ने अपना फैसला लिया, वो बालिग रही है और उसके बाद उसने एक डिसीजन लिया। क्या आपको लगता है कि ये जो एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम उसके साथ होना चाहिए था, उसकी भी थोड़ी कमी थी? परिवार को और ज़्यादा उससे कनेक्टेड रहना चाहिए था, या परिवार की पेरेंटिंग या अपब्रिंगिंग में भी कमी थी जिसकी वजह से वो दूरियां बनी कि पेरेंट अलग हो गए? जी, माँ बाप की जो जिम्मेदारी है, लड़का अगर गुंडई करके भी आता है, किसी को कुछ गड़बड़, बहुत ही खतरनाक घटनाएं करके भी आता है, तो भी अंत तक उसके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन लड़कियों से अगर इतनी चूक हो गई तो जानते हुए भी कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसको परेशान कर रहा है, उसको मार रहा है या जो भी उसके साथ हो रहा था, जानते हुए भी उसके पिता सामने नहीं आए और आज वो जो भी कह रहे हो, लेकिन किसी ने उसके साथ खड़े होकर ये नहीं कहा कि देखो तुम इसमें से बाहर निकलो, जो होगा देखा जाएगा, पर इस आदमी के साथ अब तुम मत रहो। तो शायद उसके अंदर थोड़ी हिम्मत बनती और वो बाहर निकल आती। पूरता जिंदगी औरतें झेलती हैं और हमने देखा है कि पी के आते हैं, शाम को मारते हैं। 18 साल तक मार खाने वाली महिला को किरण जी भी जानती हैं, जिसने मेरे साथ बहुत बहुत दिनों तक काम किया, आज वो नहीं है हम लोग के बीच में। उस महिला को 18 साल तक शाम को आकर रोज पीटना और रोज उसका पिटना, ये चीजें हमारे समाज में एक तरह की कुछ एक सामाजिक स्वीकृति भी है इन चीजों को कि अगर महिलाओं को दोषी मानो। उसने बच्चों को ठीक से खाना नहीं दिया होगा, उसने उसका होमवर्क नहीं कराया होगा, वो अच्छा खाना नहीं बनाती, वो नहीं करती। तो ये दुनिया भर की चीजें करके कहीं ना कहीं ये जो जिसकी बात किरण जी ने कही, अनइक्वल पावर रिलेशन है, उसमें औरत को दोषी ठहराया जाए और उसके ऊपर पुरुष अगर हाथ चलाता है तो उसको सामाजिक स्वीकृति। डॉक्टर रंजना, मैं इस पे आऊंगा, चूंकि हम बार ये जब चर्चा कर रहे हैं तो इसमें एक भाव ये निकल के आ रहा है कि लड़की ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, लड़की ने गलती की, उसको हट जाना चाहिए था। लेकिन वो लड़का जो क्रिमिनल है, जो दरिंदा है, परिवार ने उसको क्या सिखाया है?
उसने कैसे इस चीज को किया, उसके क्या संस्कार थे, उसको क्या शिक्षा दी गई, उसकी पेरेंटिंग कैसे हुई, मैं इस पर भी जरूर बात करना चाहूँ, क्योंकि हमारे लिए समाज के तौर पर मैं अब ये बात कह सकता हूँ कि हम लोग लड़की को दोषी ठहरा देते हैं कि उसको नो कहना सीखना चाहिए, नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन सामने वाले के लिए भी तो ये उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब हम इक्वल सोसाइटी की बात करते हैं। लेकिन मैं इस पर दोबारा हूँ आप लोगों के पास। डॉक्टर जयंती, इस पूरी घटना का साइकोलॉजिकल एनालिसिस क्या है? देखिए, ये जो किरण बेदी जी कह रही थी कि एक सेल्फ रेस्पेक्ट, एक सेल्फ एस्टीम, एक अपने ऊपर भरोसा, ये बहुत ज़रूरी है आज की ज़िंदगी में आगे चलने के लिए। सिर्फ एजुकेशन इज़ नॉट इनफ। दूसरी चीज़, जब मैरिटल काउंसलिंग हम करते हैं तो ये दौर हम देखते हैं, किसी भी रिश्ते में अगर वायलेंस है, चाहे वो मैरिटल हो, चाहे वो औरत की तरफ से हो या मर्द की तरफ से। आजकल मैं ऐसे केसेस भी देखती हूँ जहाँ औरत जो है वो हावी हो जाती है मर्द के ऊपर या उसके परिवार के ऊपर। आप ये भी सोच में रखिए कि ये जो लड़का था, इसने इस तरह से ग्रूसम किलिंग के बाद भी वो बम्बल साइट से औरतों को उठाता था एंड ही कुड हैव रिलेशंस उसी फ्लैट में जहाँ पे उसने उतने बड़ी फ्रिज में उस श्रद्धा के लाश के टुकड़े रखे हुए थे। ही वॉज रिमोर्सलेस। तो ही इज ए साइकोपैथ, नो डाउट। नाउ एक चीज़ होती है मेंटली इल, एक होता है साइकोटिक स्ट्रिक। नाउ ये मेंटली इल नहीं था। अगर मेंटली इल होता तो इस तरह से ग्रूसम किलिंग की प्लानिंग उससे नहीं होती, इतना ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। लेकिन साइकोटिक स्ट्रिक जरूर है, क्योंकि इतनी दरिंदगी अचानक कोई नहीं कर सकता। इसके लिए पूरी प्लानिंग चाहिए। आप देखिए वो रेफ्रिजरेटर जो लाया वो कितना साइज का लाया, और इतनी एक बड़ी बॉडी, एडल्ट बॉडी को चॉप ऑफ करना, इट्स नॉट दैट इजी।